नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब से नया संशोधन हुआ है 2019 वाला, तब से कुछ आंकड़े बदले हैं और जब आंकड़े बदले हैं तो प्रश्नों की प्रकृति भी बदलेगी। आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे निश्चित तौर पर डेफिनेटली वहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। न केवल रीट में, सेकंड ग्रेड, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, आज की क्लास में से एक प्रश्न आपको श्योर देखने को मिलेगा। कम समय में बेहतर चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो फैक्ट चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न आने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, वो भी हम लास्ट में करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम स्पेशली बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, इसका आधार क्या है। जैसे पहले केंद्र में हुआ करता था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो उसके तहत जो है अलग अलग राज्यों के अंतर्गत भी जो है इसका गठन किया गया और इसका जो आधार था वो था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये चीज़ आप याद रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं, किस तरह के जो मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरह के जो मामले होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो राज्य सूची के और समवर्ती सूची के विषय जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगली चीज़ है कि इसका जो गठन है या इसकी जो अधिसूचना है वो कब जारी की गई। यहाँ से प्रश्न आया है तो याद रखिएगा 18 जनवरी 1999। देखो, ये डेट ऐसी है कि एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगी। जैसे मैंने ऐसे लिंक कर रखी कि मेरे छोटे भाई का जन्म जो है वो जनवरी 1999 है, तो मैंने उससे लिंक कर लिया कि हाँ, कहीं ना कहीं 1999 का कहीं ना कहीं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के साथ भी लिंक है। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। और ये जो प्रश्न है अभी जो लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये प्रभावी कब से हुआ? ये जो है मानवाधिकार राज्य राजस्थान मानवाधिकार आयोग है वो प्रभावी कब से हुआ? तो ये डेट आप याद रखिएगा 23 मार्च 2000 से। 1999 में इसका गठन और मार्च 2000 में ये लागू प्रभावी। और इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है? जयपुर में है। वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में। इसके बाद प्रश्न आता है इसकी संरचना को लेकर कि इसके जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें कितने सदस्य हैं। तो शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे? शुरुआत में इसमें एक अध्यक्ष था और 4 इसके सदस्य थे। एक अध्यक्ष था और 4 इसके क्या थे? सदस्य थे। जब पहला संशोधन हुआ 2006 के अंतर्गत, तो उसमें सदस्यों की संख्या घटा दी गई। अध्यक्ष तो वही एक था और सदस्य कितने थे? 2 सदस्य थे। लेकिन जब ये अंतिम संशोधन हुआ है 2019 वाला, उसके बाद चीज़ें अलग हो गई हैं। उसके बाद हो गया 1 अगस्त और 3 इसके अंतर्गत सदस्य रखे गए हैं। 2 सदस्य तो पहले ही थे, लेकिन 1 सदस्य यानी महिला सदस्य भी होनी चाहिए। ऐसा जो संशोधन 2019 का है वो ये कहता है कि एक महिला सदस्य भी होगी, यानी महिला से संबंधित जो अपराध, महिला से संबंधित जो आपके मानवाधिकार उल्लंघन के जो मामले आते हैं, तो उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं एक महिला का होना भी जरूरी है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये वाला अंतिम संशोधन यानी 2019 वाला। वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर है इसकी? तो याद रखिएगा 1 अध्यक्ष हैं और 3 इसके सदस्य होते हैं। कुल के सदस्य की बात करें तो 4 सदस्य होते हैं। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ जो उत्तर माना जाएगा वो ये माना जाएगा और यही आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक महिला सदस्य भी होगी। क्या इसकी योग्यता है ये शायद आप लोग जानते होंगे, मैं नीचे आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति तो कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल ऐसे अकेले नहीं करता है। राज्यपाल एक समिति के तहत, एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिसका मुखिया कौन होता है? सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला होता है मुख्यमंत्री, जो इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद होता है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो भी इसमें एक सदस्य के रूप में होता है ना। समिति में अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। इसके बाद राज्य का गृह मंत्री जो है वो इसमें एक सदस्य होता है। केंद्र की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है उसको भी इस समिति का सदस्य माना गया है, तो ये सदस्य होते हैं। और यदि मान लो विधान परिषद है, किसी राज्य के अंतर्गत विधान परिषद है, तो उसके जो सभापति हैं उसको भी सदस्य के रूप में काउंट किया जाएगा।
उसको भी शामिल किया जाएगा। और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होगा उसमें भी उसका जो विपक्ष का जो नेता होगा उसको भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग तो जानते हैं अपने राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद है नहीं, तो ये दोनों तो अपने राजस्थान में है ही नहीं। वर्तमान में जो बात करें तो यहाँ पर 4 सदस्य जो हैं वो इस समिति के अंतर्गत आते हैं। अपने राजस्थान में 4 सदस्य हैं वर्तमान। और विधान परिषद आप सब लोग जानते हैं 6 राज्यों में है ओनली, तो वहाँ पे सभापति और विपक्ष के नेता को भी इस समिति का सदस्य माना जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक समिति की सिफारिश पे करता है जिसका मुखिया सीएम होता है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आया है, तो ये याद रखिएगा। इसमें विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है विधानसभा का, ये तो अपने राजस्थान के संदर्भ में। और यदि विधान परिषद है तो उसके सभापति और विपक्ष के नेता को भी इसका सदस्य माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, कार्यकाल। देखो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन जो नया संशोधन हुआ है 2019 का, उसके बाद चीज़ें अलग हैं। तो इसका जो कार्यकाल है वो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी इससे पहले समाप्त हो। 3 वर्ष, 5 वर्ष से घटा के 3 वर्ष कर दिया है, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और इसमें लिखी है कि पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। एक बार यदि रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा नियुक्ति के भी वो पात्र होंगे, ऐसा भी जो है 2019 का संशोधन कहता है। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, ये त्यागपत्र किसे देंगे? तो सिंपल सी बात है, इनको कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। तो इसको त्यागपत्र जो है या अपना इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंपेंगे, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। मैंने नीचे लिखा भी है, पद से यदि हटाना पड़ जाए, कोई ऐसा काम कर दे राज्य मानव अधिकार आयोग, कदाचार का आरोप हो जाए, कुछ उल्लंघन हो जाए, है ना, खुद से, तो उस मामले में फिर यदि हटाने का काम हो तो वहाँ पे कौन हटाएगा? आपका राष्ट्रपति हटाएगा। तो कार्यकाल में सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी आयु पहले हो। त्यागपत्र या इस्तीफा किसे देंगे? तो जो बनाएगा उसे देंगे, राज्यपाल बनाएगा, राज्यपाल को दे देंगे। पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाएगा, राज्यपाल नहीं हटाएगा। और कार्यकाल, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सरकारी पद पर ग्रहण नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, अन्य पद पर वो लाभ के पद पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बेसिकली सब लोग हम पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको शामिल किया जाता है। तो सेम वे यहाँ पे हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। और हाई कोर्ट में क्या होगा? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर दूसरी चीज़ है इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। ये 2019 जो है नया जो संशोधन हुआ वो लेकर आए। और वर्तमान में जो आप इसके अध्यक्ष देखते हैं गोपाल कृष्ण व्यास, ये वर्तमान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा तो वो भी चलेगा। सदस्य की क्या योग्यता होती है? तो इस सदस्य की जो योग्यता होती है वो एक सदस्य हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकता है। वर्तमान में जो पद पर है वो भी इस आयोग का सदस्य जो है वो बन सकता है। एक और सदस्य की हम बात करें तो एक सदस्य राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो और या फिर मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव रखता हो, तो ऐसे सदस्य, ऐसे व्यक्ति को भी इसमें सदस्य के रूप में लिया जाता है। एक ऐसा सदस्य जो जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का जो कोई भी न्यायाधीश हो, उसे 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। ये न्यायिक जो मामले होते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत अनुभव हो 7 वर्ष का, या फिर मानव अधिकारों के क्या क्या मतलब इनके रूल्स होते हैं, इनके बारे में विशेष अनुभव हो, तो उसका भी एक सदस्य के रूप में काउंट किया जाता है। और एक जो होती है महिला सदस्य होती है पदेन सदस्य के रूप में, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो सचिव होता है। इतना आप थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष तो अब हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई भी हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे अध्यक्ष की बात आती है तो प्रथम अध्यक्ष तो हमें पता होना चाहिए। ये है कांता भटनागर, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेवानिवृत्त जो हैं हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल यानी जी कृष्ण सी व्यास, जी सी व्यास, ऐसे शॉर्टकट याद रखिए, गोपाल कृष्ण व्यास।
सदस्य कौन है? तो वर्तमान में अभी जो है वो महेश गोयल जो है इसके सदस्य हैं। महिला सदस्य अभी नहीं है, दूसरा सदस्य भी अभी नहीं है ना। तो इसके सदस्य कौन है? वर्तमान में महेश गोयल है। और इसका अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है। ये याद रखिए। इसका कार्य क्या होता है? मानवाधिकार आयोग जो होता है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या क्या इसके लिमिटेशन होते हैं? तो कार्य तो आप सब लोग जानते हैं। मानव के जो अधिकार हैं, कम से कम जो अधिकार हैं, जितने भी अधिकार हैं, यदि उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो मामला कौन उठाएगा? राज्य मानवाधिकार आयोग उठाएगा। ये आप सब लोग जानते हैं। कोई भी किसी भी तरह से उल्लंघन हो सकता है, कहीं पर भी एक मानव के अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे एक सलाहकारी के रूप में एक सिफारिश कर सकती है मानवाधिकार आयोग। चाहे एक व्यक्ति एससी में बैठा हो, घर में बैठा हो, चाहे एक व्यक्ति जेल के अंदर बैठा हो, है ना, तो कहीं भी मानव के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर सिफारिश का काम कौन करेगा? सलाहकारी के रूप में काम कौन आएगा? मानवाधिकार आयोग आएगा। यहाँ पे ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके जो कार्य हैं क्या वो सलाहकारी के रूप में ली जाते हैं या बाध्यकारी के रूप में? तो वहाँ पे याद रखिएगा ये सिर्फ कार्य जो होते हैं वो सलाहकारी होते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। इसका काम क्या होगा? मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। सज़ा नहीं दे सकती, याद रखिए ये प्रश्न आ चुका है। सज़ा देने का काम राज्य मानवाधिकार आयोग का कभी नहीं होगा। आर्थिक सहायता, किसी को भी आर्थिक सहायता है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के तहत नहीं दे सकती, हाँ सिफारिश कर सकती है। नोट, सलाह राज्य सरकार द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो है वो इसके लिए बाध्य हो जाए कि आपको ये करना चाहिए, नहीं, बाध्यकारी नहीं है। हाँ, एक जब हम राज्य सरकार के पास ऐसी चीज़ें भेजते हैं तो राज्य सरकार को वापस जो है वो मानवाधिकार आयोग को बताना पड़ेगा कि हमने इस क्षेत्र में ये कार्य किया। बाकी ये राज्य सरकार के द्वारा ये बाध्यकारी नहीं है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद देखिएगा अब तक के अध्यक्ष की हम बात करें तो एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इनमें से नहीं है? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, 4-5 बने क्योंकि 2000 से बना है, 2000 से ये प्रभावी है तो ज़्यादा नहीं बने, थोड़े बने। तो अध्यक्ष के रूप में कौन कौन है? प्रथम अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया कांता भटनागर, याद हो गया होगा। दूसरे हैं सैयद सगीर अहमद, ये अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। इसके बाद हैं नरेंद्र कुमार जैन, ये भी हैं। इसके बाद हैं जो है प्रकाश टांटिया, ये आप सब लोग जानते हैं, पीछे जब एग्जाम हुए थे तो काफ़ी सारे इससे प्रश्न बने थे। और वर्तमान में कौन है आपके? गोपाल कृष्ण व्यास हैं जो 25 जनवरी 2021 से वर्तमान तक के कार्यरत हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष, यहाँ से भी प्रश्न आया कि निम्न में से कौन कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है वो है? तो याद रखिएगा, पहला है अमर सिंह गोदारा, एक है जगत सिंह, एक है पुखराज, एक है HR कोड़ी, एक है महेश चंद्र शर्मा जो पहले सदस्य थे। तो अब उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कुछ दिन रखा गया था, महेश चंद्र शर्मा को। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भले याद रहे या ना रहे तो एक बार आंखों से ज़रूर निकाल लें। कई बार ऐसा होता है कि यार ये छोटा सा टॉपिक है, मेरे तो पूरा याद है, तो पूरा याद है तो आप ये पढ़ लो ना, कार्यवाहक अध्यक्ष, क्या ये याद है क्या? नहीं याद है तो मैंने ये भी लिख दिया, ये भी आप याद रखिएगा। अमर सिंह गोदारा कार्यवाहक अध्यक्ष थे, जगत सिंह, पुखराज, HR कोड़ी, महेश चंद्र शर्मा। क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ऐसे बना है प्रीवियस ईयर के जब प्रश्न आप देखेंगे तो उनमें बना है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम उन्होंने नहीं किया है। इसके बाद देखिएगा इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं। हालांकि धाराओं को लेकर 1-2 बार प्रश्न जरूर आया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे धारा 21, ये प्रश्न आया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा किस धारा के अंतर्गत? 21 के अंतर्गत। धारा 22 क्या कहेगी? राज्य मानवाधिकार के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पे करता है। और उस समिति का सदस्य मुखिया जो होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। ये आप लोगों को मैंने ऊपर चीज़ें पढ़ाई हैं। तो ये कौन सी धारा कहती है? ये धारा 22 कहती है। थोड़ा सा एक आइडिया जरूर रखिए। इसके बाद धारा 23 में क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जाना, और हटाने का काम कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। हटना चाहे तो हटेगा कौन? अपने आप हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए तो वो फिर जो बनाएगा उसको दे देगा राज्यपाल को। धारा 24 क्या कहेगी? राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि मैंने अभी आपको बताई, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले समाप्त हो। ये नया जो वर्तमान संशोधन है 2019 उसके तहत, ये आपको याद रखना। कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना। यदि मान लो अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा हो तो जो सदस्य होते हैं उनमें जो वरिष्ठ सदस्य हैं तो उनको कुछ समय के लिए जो है उनके कार्यों की कमान संभाली जा सकती है। ऐसा हुआ भी है, जैसे हम कार्यवाहक अध्यक्ष पढ़ते हैं। अगला है धारा 26 कहती है कि राज्य आयोग के
सदस्यों की सेवा शर्तें, क्या क्या सेवा शर्तें हैं इनकी, मैंने ऊपर आपको बताई। धारा 27 जो है वो राज्य आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी इसके अंतर्गत, बाकी के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 28 के अंतर्गत राज्य आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट, और धारा 29 के अंदर धारा 10(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया विनिमय 2001, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और धारा 33 आयोग की वित्तीय स्वायत्तता, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर प्रश्न आया है कि वित्तीय स्वायत्तता किस धारा के अंतर्गत है, धारा 33। तो धारा के संदर्भ में आप 21 को याद रख सकते हैं, 22 को थोड़ा याद रख सकते हैं, 23 को भी याद रख सकते हैं, 24 को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। और इसके बाद 33 जो है वो भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो कर लेते हैं। देखो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन जो पढ़ी हैं वो सटीक पढ़ी हैं, टू द पॉइंट पढ़ी हैं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एक तो ये देखो गठन की जो डेट है वो आपको याद होनी चाहिए, नींद में भी पता होना चाहिए कि 18 जनवरी 1999 थी। लागू कब हुआ, 23 मार्च 2000 को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। वर्तमान स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य महिला सदस्य होनी जरूरी है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, एक समिति की सिफारिश करेगा जिसका मुखिया कौन होगा, सीएम होगा, और इस समिति में ये आपके सदस्य होंगे। ये मैंने चीज़ें पढ़ाई, आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आता है। कार्यकाल के बारे में ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो गई है और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगी, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। अध्यक्ष जो है वो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। वर्तमान में हम गोपाल कृष्ण व्यास की हम बात करते हैं तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही है। पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन जब से ये संशोधन हुआ उसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी इसमें शामिल किया है। सदस्य के रूप में एक सदस्य हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत, ये भी याद रखिएगा, कार्यरत न्यायाधीश भी चलेगा। ठीक है, एक सदस्य जो राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो और मानव अधिकारियों के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता हो कि इस तरह से ये चीज़ें होती। एक महिला सदस्य प्रधान सदस्य के रूप में हुई और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव होगा। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, वर्तमान कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास हैं, और सदस्य कौन है, महेश गोयल। कार्य क्या होगा, इसकी कार्य है सिर्फ सलाहकारी के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट जरूर रखिएगा। सलाहकारी या सिफारिश करना, बाध्यकारी ये नहीं है, कभी भी इसका काम सजा देना नहीं है, ये सिर्फ सलाह कर सकती है, आर्थिक सहायता भी नहीं देगी, सजा भी नहीं देगी, हाँ सिफारिश कर सकती है। अब तक के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष ये तो आपको पता ही है, कांता भटनागर है, और वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास है, ये भी आपको याद है। तो बच्चे वाले अंदर वाले ये 3 है, ये तो पता कर ही सकते हो। प्रकाश टांटे का नाम तो वैसे भी याद है। एक है NK जैन और एक आपके सैयद सगीर अहमद, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कुछ धाराओं की हमने बात की तो धारा 21 में मानवाधिकार आयोग का गठन है, 22 के अंतर्गत सदस्यों की नियुक्ति है, 23 के अंतर्गत पद से हटाने की बात है, 24 के अंतर्गत सदस्यों की पदावधि है, और इसके बाद 33 जो है उसमें वित्तीय स्वायत्तता का जिक्र जो है वो किया गया है। चलिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के आयोग का अध्यक्ष नहीं था। देखो यही प्रश्न आया था RS 2015 में। NK जैन बिल्कुल है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। सगीर अहमद ये भी हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगी चीज़ें। कांता भटनागर ये तो फर्स्ट है, ये तो होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रेमचंद जैन, ये D इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ये इसके अध्यक्ष के रूप में काम इन्होंने नहीं किया है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। देवराजन है, NK जैन है, HR कोड़ी है, या गोपाल कृष्ण व्यास हैं। तो बिल्कुल गोपाल कृष्ण व्यास जो हैं, वर्तमान जब से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय यदि बात करें तो गोपाल कृष्ण व्यास हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं, मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी सिफारिशें कैसे हैं, सलाहकारी के रूप में है, बाध्यकारी हैं, या दोनों है, या नन ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा ये बाध्यकारी हैं, कभी भी ये सलाहकारी हैं, सिफारिश कर सकते हैं, बाध्यकारी के रूप में नहीं है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा सेकंड ग्रेड 2017 में प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया। तो 10 जनवरी 1998, 26 जनवरी 1995, 18 जनवरी 1999 और 2 अक्टूबर 1990। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, 18 जनवरी 1999। और प्रभावी कब से हुआ, मार्च 2000 से। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है। ये सेकंड ग्रेड 2018-17 2 बार आ चुका है, मैंने अभी बताया। इसका अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, कई बार ऑप्शन में राज्यपाल को डाल दिया जाता है, राज्यपाल जो है वो इस समिति का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। पहला है
अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। केवल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, सही नहीं है, ये हमें बताना है। दूसरा है आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव स्तर के नीचे नहीं होते हैं। और तीसरा है आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, ये बिल्कुल सही बात है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया है, तो ये गलत बात है। देखो इसमें हमें जो सही नहीं है वो हमें छांटना है। तो एक तो ये सही नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक देखो अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। तो जो वर्तमान संशोधन हुआ है उसके तहत क्या हुआ है कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं हो सकता है, केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, उसकी भी नियुक्ति हो सकती है। तो ये अच्छा प्रश्न है। केवल लिख दिया ना तो केवल की बात हम नहीं करेंगे। केवल तो तब होता है जब न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसको नहीं लिया जाता। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, ए और आपका डी होगा, ए और डी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और सी है आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और चौथा है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें पहले समाप्त हो। ये संभावित प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान मानवाधिकार आयोग की वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। देखो मैंने इसीलिए थोड़ी सी आपको धाराओं का थोड़ा सा जिक्र किया था, थोड़ी सी आपको धाराएं दिखाई थी। ये राजस्थान पुलिस 2018 का प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं आ सकता है, तो याद रखिएगा। ऐसा हम जिक्र अनुच्छेद 33 के अंतर्गत हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। पहला है मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल ठीक है। किसी जेल को देखना, बिल्कुल सही है। कोई बंदी गृह है उसको देखना, उसके मानव अधिकार से जुड़े कोई उल्लंघन चीज़ें हो रही हैं तो उसको जरूर देखेंगे। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, बिल्कुल ठीक है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, सजा देने का काम मानव अधिकार आयोग का नहीं होगा, ये चीज़ें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊपर वाले का अनुच्छेद 33 था। चलिए अगला 9वां प्रश्न है कि कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। पहला देखो, इस आयोग का गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, जो बात भी बिल्कुल ठीक है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी जो है वो सही है, ऑल राइट इसका आंसर रहेगा। ये प्रश्न अच्छा है, जरूर इसको देख के जाइएगा। और आज की क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं होता है। ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2020 में फायरमैन का, जो रमसा बोर्ड करवाती है एग्ज़ाम, बहुत अच्छे प्रश्न डालती है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि इस जो चयन समिति होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें पूछा है कि कौन नहीं होता है, तो राज्यपाल इसमें नहीं होता है। इसमें राज्यपाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है राज्य का, और विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी इसमें शामिल होते हैं। राज्यपाल को इसमें इस समिति में सदस्य नहीं बनाया गया। तो ये आज का एक टॉपिक था। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बिंदु छूटे ना, फिर भी इंसान है, कहीं बोलने में गलती हुई है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, और लिखें वही जो चीज़ें समझ ना आए। आपको अभी भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप लिखिए, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। बाकी आप अपने स्तर पर तैयारी कर ही रहे हैं तो वो अच्छी है, उससे बेहतर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।